अध्याय 11 पैसे वापस करना असंभव है। बहुत खूब। हॉल में हंगामा मच गया। जैसे ही पत्थर से धीमी धूसर रोशनी निकली, सभी के चेहरों के भाव एकदम बदल गए। क्या ये कैसे संभव है? जब झांग हिंगक्सिंग ने मंद धूसर रोशनी देखी और निम्नतम स्तर शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे उस पर वज्रपात हो गया हो। असंभव। मैंने सू जियाओबाई को 1 महीने के भीतर एक नौसिखिया अर्ध योद्धा से एक उन्नत अर्ध योद्धा के रूप में प्रगति करते हुए स्पष्ट रूप से देखा। कोई गलती नहीं हो सकती। लेकिन परीक्षण से पता चला, ये कैसे हो सकता है? निम्नतम स्तर, मैंने तुमसे कहा था, है ना? हाँ, युवा मास्टर ने अब परेशानी खड़ी कर दी है। कोई रास्ता नहीं। सबसे निचला स्तर, फिर वह अर्ध योद्धा कैसे बन गया? यह अजीब है। यदि यह निम्नतम स्तर है तो कोई रास्ता नहीं है कि वह अर्ध योद्धा स्तर तक भी पहुंच सके। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मार्शल आर्ट की खेती की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता था कि निम्नतम स्तर की योग्यता का मतलब हमेशा के लिए एक सामान्य व्यक्ति बने रहने के लिए बर्बाद होना है, यहां तक कि एक अर्ध योद्धा के दायरे में मुश्किल से कदम रखना भी। फिर भी यहां सू जियाओबाई खड़ी थी, एक वास्तविक उन्नत अर्ध योद्धा जो केवल 17 वर्ष की थी, झांग हिंगक्सिंग की ही उम्र। 17 साल का और पहले से ही एक उन्नत अर्ध योद्धा। यह निर्विवाद रूप से एक असाधारण योग्यता का संकेत देता है। भले ही कोई छिपी हुई बात हो, उसकी योग्यता संभवतः निम्नतम स्तर की नहीं होनी चाहिए। निम्नतम स्तर। झांग हिंग लोग और अन्य झांग परिवार के कुलीन लोगों ने एक दूसरे पर नजर डाली। उनकी आंखों में भ्रम स्पष्ट था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि सू जियाओबाई उच्च स्तरीय योग्यता वाली नहीं हो सकती है जैसा कि झांग हिंगक्सिंग ने माना था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसे सबसे कम और सबसे बेकार योग्यता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इतनी योग्यता के साथ वह उन्नत अर्ध योद्धा स्तर तक कैसे पहुंच गया? झांग हिंग ने असमंजस में बढ़ाए। दूसरों ने उसकी उलझन साझा की। इतनी खराब योग्यता का मतलब है कि प्रगति करना असंभव होगा, अत्यधिक संसाधन निवेश के साथ भी। श्री सू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप निम्नतम स्तर की योग्यता के साथ उन्नत अर्ध योद्धा चरण तक पहुंचने में कैसे कामयाब रहे? झांग हिंगलों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। सभी की निगाहें सू जियाओबाई की ओर टिक गईं, बेसब्री से उसके उत्तर का इंतजार कर रही थी। मुझे पता नहीं है, मैंने बस थोड़ा अभ्यास किया और अचानक मैं सफल हो गया। सू जियाओबाई ने लापरवाही से कंधे उचकाए। हॉल नए सिरे से बातचीत से गूंज उठा। झांग हिंग लोग और झांग हिंग चुपचाप चर्चा करने लगे। क्या आपने विचार विमर्श पूरा कर लिया है? यदि आप अतिथि बुजुर्ग के रूप में मेरा दर्जा रद्द करना चाहते हैं तो अब आपके पास मौका है, सू जियाओबाई ने स्पष्ट रूप से कहा। भले ही उसने अपना रुतबा खो दिया हो, सू जियाओबाई को जानवरों का शिकार करने और धीरे धीरे सब कुछ खुद ही संभालने के लिए संसाधन जमा करने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। अतिथि बुजुर्ग बनना केवल प्रयास बचाने और उसकी धोखाधड़ी को अनलॉक करने और अपग्रेड करने में तेजी लाने का एक साधन था। अगर यह काम कर गया तो ठीक है, यदि नहीं तो उसे कोई परवाह नहीं थी। मिस्टर सू, आप गलत समझ रहे हैं। हम केवल कुछ शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अपना निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए विचार विमर्श करते हुए झांग हिंगलोग की निगाहें चमक उठी। बड़ी सू। झांग हिंगलोग धीरे से खड़ा हुआ और सू जियाओबाई को थोड़ा झुकाया। आज से आप आधिकारिक तौर पर झांग परिवार के 8वें अतिथि बुजुर्ग हैं। बड़े भाई, कुलपति, ऐसा नहीं हो सकता। झांग हिंगलोग की घोषणा से तत्काल हंगामा मच गया। झांग हिंगडे और कई झांग परिवार योद्धाओं ने जोरदार विरोध किया। एकमात्र उन्नत अर्ध योद्धा, जिसकी योग्यता भी किसी से कम नहीं है, को अतिथि बुजुर्ग के दर्जे तक कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? उनसे ऊपर की रैंकिंग और उनके सम्मान की मांग। ऐसी दुनिया में जहां ताकत का बोलबाला है, इसे कौन स्वीकार करेगा? मैं कुलपिता हूं। ये निर्णय मुझे लेना है। आगे कोई चर्चा नहीं होगी। झांग हिंगलोग की तेज नजर भीड़ पर पड़ी और असहमति को शांत कर दिया। सू जियाओबाई ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। इस पितामह के पास अधिकार की गहरी समझ थी। ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने न केवल अपना संयम बनाए रखा बल्कि एक निर्णायक विकल्प भी चुना। सचमुच एक बुद्धिमान नेता। झांग हिंगलोग के प्रभारी होने से झांग परिवार भले ही फल फूल न सके, लेकिन निश्चित रूप से इसका पतन नहीं होगा। मैं विरोध करता हूँ। लगभग 30 साल का एक आदमी काले कपड़े पहने और चेहरे पर चोट के निशान के साथ भीड़ से आगे बढ़ा। एक घुटने के बल झुकते हुए उन्होंने उदासीनता से कहा, एकमात्र उन्नत अर्ध योद्धा झांग परिवार के अतिथि बुजुर्ग के रूप में कैसे योग्य हो सकता है? यदि यह ज्ञात हो गया तो झांग परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? हालांकि अन्य लोग चुप रहे, लेकिन उनकी सिर हिलाने और भाव भंगिमाओं से उनकी सहमति झलक रही थी। सू जियाओबाई ने उस आदमी की ओर देखा। नाम, झांग फियांग। साधना स्तर, शुरुआती योद्धा। ताकत का स्तर, शुरुआती योद्धा। सहन शक्ति का स्तर, शुरुआती योद्धा। चपलता स्तर, शुरुआती योद्धा। खेती की योग्यता, निम्न स्तर। महारत हासिल कौशल, इंद्रधनुष दानव शक्ति मध्यवर्ती, छाया दानव हमला मध्यवर्ती। 2 मध्यवर्ती प्रवेश स्तर तकनीकों वाला एक शुरुआती योद्धा। बुरा नहीं। सू जियाओबाई ने मानसिक रूप से प्रतिद्वंद्वी का आकलन किया। झांग फियांग, आप क्या प्रस्ताव रखते हैं? झांग हिंगलोग ने उदासीनता से पूछा। मैं श्री सू को धमकाने नहीं दूंगा, झांग फियांग ने ठंडे स्वर में कहा।
जब तक वह हमारे झांग परिवार की युवा पीढ़ी के किसी भी उन्नत अर्ध योद्धा को हरा सकता है, मैं उसे एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर वह विफल रहता है, पैट्रियार्क, मेरा मानना है कि हम में से कोई भी इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। श्री सु को फिर 1 मिलियन स्पिरिट सिक्के वापस करने चाहिए और हम इस मामले को सुलझा हुआ मानेंगे। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। यहां तक कि झांग हिंगले ने भी सहमति जताते हुए कहा, यह उचित लगता है। झांग हिंगलों की आंखों में विचारशीलता झलक रही थी। बड़ी सु, क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं? झांग हिंगलोंग ने पूछा। पिता, एल्डर सु हाल ही में एक उन्नत अर्ध योद्धा बन गया है। उसके पास कोई तकनीक सीखने का समय भी नहीं है। वह कैसे लड़ सकता है? यह उचित नहीं है। झांग हिंगक्सिंग ने विरोध किया। आखिरकार उन्होंने ही सु जियाओबाई को आमंत्रित किया था, आंशिक रूप से उनकी अविश्वसनीय क्षमता के लिए। यदि सु जियाओबाई को अभी अलग थलग कर दिया गया तो बाद में उसे भर्ती करने में बहुत देर हो जाएगी। हालांकि झांग हिंगक्सिंग को यह समझ में नहीं आया कि योग्यता परीक्षण में निम्नतम स्तर क्यों दिखाया गया। वह जानते थे कि युद्ध के अनुभव के बिना एक नए उन्नत अर्ध योद्धा को दूसरों के खिलाफ खड़ा करना अन्यायपूर्ण था। वास्तव में यह अनुचित है। इससे पहले कि झांग हिंगलोंग जवाब दे पाता, सु जियाओबाई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मुझसे लड़ने के लिए एक युवा उन्नत अर्ध योद्धा को भेजने का क्या मतलब है? एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में मुझे सच्ची क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। आप श्रीमान, चूंकि आप ही मुझे चुनौती दे रहे हैं, तो मेरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में आगे क्यों न बढ़ें? हॉल में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। एक उन्नत अर्ध योद्धा एक नौसिखिया योद्धा को चुनौती दे रहा है। हालांकि यह अंतर मामूली लग रहा था, लेकिन इसे पार करने में कठिनाई बहुत बड़ी थी। प्रारंभ में सु जियाओबाई का इतना दिखावटी होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके पास विकल्प ही क्या था? पैसे वापस करें? कोई मौका नहीं। पैसा पहले ही खर्च हो चुका था, इसे लौटाना कोई विकल्प नहीं था। चूंकि सुलह असंभव लग रही थी, सु जियाओबाई ने सब कुछ करने का फैसला किया। अध्याय 12। नमस्कार अतिथि बुजुर्ग सु। श्री सु, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? झांग फेयांग ने सु जियाओबाई को ध्यान से देखा। उसका लहजा ठंडा था। अतिथि एल्डर सु, हो सकता है कि आप अभी अभी अर्ध योद्धाओं की श्रेणी में आए हों और एक अर्ध योद्धा और एक योद्धा के बीच के अंतर को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हों। झांग हिंगलोंग ने हस्तक्षेप किया। हालांकि दोनों के बीच केवल एक ही वर्ण का अंतर है, ताकत में असमानता एक खाई की तरह है। अतिथि एल्डर सु, आप शायद पुनर्विचार करना चाहेंगे। झांग हिंगलोंग को यकीन नहीं था कि सु जियाओबाई अपनी कथित निम्नतम स्तर की योग्यता के साथ केवल 17 साल की उम्र में एक उन्नत अर्ध योद्धा बनने में कैसे कामयाब रही। हालांकि वह जानता था कि सु जियाओबाई भविष्य के लिए एक आशाजनक प्रतिभा में निवेश करने लायक थी। यदि झांग परिवार द्वारा पोषित किया जाए तो सु जियाओबाई अत्यधिक लाभ ला सकती है। इस प्रकार झांग हिंगलोंग ने सु जियाओबाई को संभावित शर्मिंदगी से बचाने के लिए एक रास्ता निकाला। तुम्हारे द्वारा कहा गया मेरी समझ में आ रहा है। चिंता मत करो, मुझे यह मिल गया है। सु जियाओबाई हल्के से मुस्कुराई। और चूंकि मुझे परिवार का अतिथि बुजुर्ग बनना है, इसलिए मुझमें उस पदवी की बराबरी करने की ताकत होनी चाहिए, है ना? अच्छे से, झांग फेयांग चिल्लाया। अचानक एक जबरदस्त और दमनकारी आभा उसमें से निकली। योद्धाओं की एक अनूठी विशेषता। यह एक अदृश्य शक्ति थी, जैसे बाघ के सामने खड़े होने की अनुभूति। दूर से भी क्रूर आभा किसी के दिल को कांप सकती है। भीड़ का ध्यान तुरंत मैदान में मौजूद 2 व्यक्तियों पर गया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। सु जियाओबाई, एकमात्र अर्ध योद्धा, संभवतः झांग फेयांग जैसे स्थापित योद्धा के खिलाफ कैसे लड़ सकती थी? यह देखकर झांग हिंगलोंग ने मैच रोकने से परहेज किया। श्री सु, एक उन्नत अर्ध योद्धा के रूप में हमारे बीच एक महत्वपूर्ण स्तर का अंतर है। मैं थोड़ा पीछे हटूंगा। यदि आप 10 राउंड तक मेरे विरुद्ध टिके रह सकते हैं तो आप विजेता होंगे। झांग फेयांग ने जोर से घोषणा की। एक योद्धा और अर्ध योद्धा के बीच का अंतर शेर और खरगोश के बीच जैसा था। 10 राउंड तक टिकना एक असाधारण उपलब्धि होगी, जिससे सु जियाओबाई को कम से कम कुछ हद तक सम्मान मिलेगा। 10 राउंड उचित लगता है। अगर कोई दिखावा करना चाहता था तो सु जियाओबाई को एक पल के लिए भी उसे चमकने देने में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैं अब शुरू कर रहा हूं। जो है सामने रखो। झांग फेयांग ने रक्षात्मक रुख अपनाया। हवा का एक झोंका आया, जिससे सु जियाओबाई के कपड़े उखड़ गए। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, उड़ता आकाश परिवर्तन। वाह! पलक झपकते ही सु जियाओबाई की आकृति धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े गए तीर की तरह आगे बढ़ी और आश्चर्यजनक गति से झांग फेयांग की ओर बढ़ी। क्या? झांग फेयांग की पुतलियां सदमे में सिकुड़ गईं। झांग हिंगलोंग, झांग हिंगडे और झांग परिवार के अन्य सदस्यों सहित देखने वाले योद्धाओं की आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। डायमंड व्हिप किक। एक पल में सु जियाओबाई का शरीर हल्की सुनहरी चमक से चमक उठा, जो एक चमकदार बुद्ध प्रतिमा जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा अविश्वसनीय रूप से सख्त हो गई और उसके पैर में विस्फोटक शक्ति आ गई। बूम! झांग फेयांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। बचाव में अपने हथियार उठाए, लेकिन फिर भी उसे पूरे कमरे में उड़ते हुए भेज दिया गया। उसका शरीर दीवार से टकरा गया, जिससे जाल जैसी दरारों वाला एक उथला गड्ढा बन गया।
सूक्ष्म स्तर की महारत। उन्होंने सूक्ष्म स्तर पर सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन और डायमंड बॉडी दोनों में महारत हासिल की है। ये बेतुका है। एक अर्ध योद्धा दो सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों को कैसे समझ लेता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा वह अपनी आंखें खुली से देखता रहा, मानो उन्होंने कोई भूत देखा हो, और अविश्वास से चिल्लाया। ये 17 वर्ष की आयु में एक अर्ध योद्धा के उन्नत स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने वास्तव में 2 माइक्रो लेवल तकनीकों में महारत हासिल की। माइक्रो लेवल की अवधारणा क्या है। भले ही यह एक प्रवेश स्तर की तकनीक है, एक अर्ध योद्धा 1 या 2 साल तक इसका अभ्यास करने के बाद प्राथमिक चरण में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हो सकता है। माइक्रो लेवल तकनीक की तो बात ही छोड़ दें। एक अर्ध योद्धा के लिए माइक्रो लेवल तकनीक एक स्वर्गीय किताब की तरह है। भले ही आपको कई साल दिए जाएं, फिर भी आप शुरुआती चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि सु जियाओबाई ने वास्तव में एक अर्ध योद्धा के रूप में माइक्रो लेवल तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास किया और एक ही समय में 2 में महारत हासिल की। हे भगवान, झांग हिंगक्सिंग स्तब्ध रह गया। वह नहीं जानता था कि अपने दिल में एमएमपी तारांकन का वर्णन कैसे किया जाए। एमएमपी एक चीनी भाषा है जिसका अर्थ है एक कुतिया का बेटा। ये ठीक है कि आपकी साधना गति असामान्य है। ये स्वीकार करना ठीक है कि आपके पास खेती की प्रतिभा है ना? लेकिन 2 सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों में महारत हासिल करने के बारे में क्या? सूक्ष्म, ये सूक्ष्म स्तर है और उनमें से 2। भले ही मुझे अर्ध योद्धा चरण में 2 सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों को सफलतापूर्वक समझने के लिए 5 साल का समय दिया जाए, फिर भी उसे शुरुआती चरण तक पहुंचने की आवश्यकता है। झांग हिंगक्सिंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एक प्रतिभाशाली, एक सच्चा प्रतिभाशाली, झांग हिंगलोग ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। मैं आश्वस्त नहीं हूँ। झांग फेयांग दहाड़ उठा। इंद्रधनुष दानव शक्ति। तुरंत झांग फेयांग ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाई और उसे अपनी मुट्ठी में इकट्ठा कर लिया। रेनबो डेमन पावर एक प्रवेश स्तर की शरीर को मजबूत बनाने वाली तकनीक थी। हालांकि बाहरी शरीर को मजबूत करने के विपरीत यह आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत करता है। झांग फेयांग आगे बढ़े और समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी अपनी मुट्ठी के साथ उन्होंने सु जियाओबाई की ओर जोरदार हमला किया। आप बहुत धीमे हैं। सु जियाओबाई ने सिर हिलाया। सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी महारत के साथ झांग फेयांग की हरकतें सु जियाओबाई की नजर में धीमी गति से अलग नहीं थी। लापरवाही से सु जियाओबाई ने आगे बढ़कर झांग फेयांग की मुट्ठी पकड़ ली। हड्डियों को तोड़ने के लिए बनाई गई अपार शक्ति डायमंड बॉडी तकनीक द्वारा प्रबलित सु जियाओबाई के शरीर तक पहुंचते ही हानिरहित रूप से नष्ट हो गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। इस समय संपूर्ण श्रोतागण मौन थे। आप ठंडी हवा में चूस रहे कई योद्धाओं की आवाज लगभग स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। हर कोई इतना सदमे में था कि वे बोल नहीं पा रहे थे। झांग फेयांग भी हैरान और भयभीत था और फिर धीरे धीरे अवसाद में बदल गया, क्योंकि उसने पाया कि सु जियाओबाई की हथेली लोहे के क्लैंप की तरह थी और वह अपनी मुट्ठी भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। सु जियाओबाई ने उस पर अपनी पूरी ताकत का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। चलते रहना चाहते हो? सु जियाओबाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं स्वीकार करता हूँ। झांग फेयांग ने स्वीकार किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह हार गया था। बिल्कुल। सु जियाओबाई के 10 राउंड में जीवित रहने के बारे में पहले की गई शेखी बघारने के बावजूद वास्तविकता ये थी कि वह 1 राउंड में भी जीवित नहीं रह सकी। जैसे ही झांग हिंगलोग ने खड़े होकर घोषणा की, माहौल विद्युतीकृत हो गया। हर कोई अतिथि एल्डर सु के स्वागत में मेरे साथ शामिल हो। तुरंत झांग परिवार के सदस्य अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक सुर में झुक गए। प्रणाम अतिथि बुजुर्ग सु। अध्याय 13 एक क्लिक ऑटो शिकार। शायद ताकत सबसे विश्वसनीय उपकरण है ना? किसी भी बात को समझाने के लिए शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सबसे ठोस तर्क यह है कि ताकत को खुद बोलने दे। कायल नहीं, फिर मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे। एक उन्नत अर्ध योद्धा के साधना स्तर और 2 सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों की महारत के साथ सु जियाओबाई ने एक वास्तविक योद्धा को हरा दिया, जिससे वह पूरी तरह से रक्षाहीन हो गया। इस समय भीड़ में सभी संदेह सदमे और अत्यधिक प्रशंसा में बदल गए। आज से पहले किसी ने भी ऐसे कारनामे के बारे में नहीं सुना था। यहां तक कि विश्व प्रसिद्ध ताकतवरों में से भी किसी को भी अर्ध योद्धा स्तर पर 2 सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए नहीं जाना जाता था। एक वास्तविक योद्धा को आसानी से कुचलने की बात तो दूर, ड्रॉ हासिल करने या बिना किसी नुकसान के पीछे हटने के लिए एक प्रमुख खेती की सीमा को पार करना पहले से ही प्रभावशाली होगा। लेकिन प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से हावी होने के लिए ऐसी बात अनसुनी और अभूतपूर्व थी। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखने के सदमे ने वहां मौजूद सभी लोगों को सु जियाओबाई के प्रति अभूतपूर्व विस्मय का एहसास कराया। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि ये 2 सूक्ष्म स्तरीय तकनीकें केवल सु जियाओबाई की स्वादिष्ट थीं। उन्होंने शुरू में मौलिक तकनीक ट्रू फ्लेम हैंड का उपयोग करने पर विचार किया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से अनावश्यक था। यदि वे जानते थे कि सु जियाओबाई ने न केवल 2 सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों में महारत हासिल की है, बल्कि मौलिक तकनीकों पर भी उनका नियंत्रण है, तो वे इतने सदमे में आ गए होते कि वे मौके पर ही अपने घुटनों पर गिर जाते।
इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सू जियाओबाई ने यह बात विनम्रतापूर्वक कही, लेकिन वह आंतरिक रूप से खुशी से झूम रहे थे। आखिरकार ये बिल्कुल वही प्रभाव था जो वह चाहता था। इस बिंदु पर निश्चित रूप से कोई भी मुझसे पैसे वापस करने के लिए नहीं कहेगा, है ना? अतिथि एल्डर सू, मैं पहले लापरवाह था, कृपया मुझे क्षमा करें। झांग फियांग ने एक घुटने पर बैठकर सू जियाओबाई से ईमानदारी से माफी मांगी। वह सचमुच पिटाई से आश्वस्त था। भले ही उसने अपने तुरुप के पत्ते शैडो ब्लेड तकनीक का उपयोग नहीं किया था, झांग फियांग को यकीन था कि अपनी पूरी ताकत के साथ भी वह सू जियाओबाई से मुकाबला नहीं कर सकता। इस उन्नत अर्ध योद्धा की भयानक शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। एक दोस्ताना मुकाबले में माफी जैसी कोई चीज नहीं होती। सू जियाओबाई ने उदारतापूर्वक उत्तर दिया। इस दिन से अतिथि बुजुर्ग सू मेरे झांग परिवार के 8वें अतिथि बुजुर्ग होंगे। झांग परिवार में हर किसी को, चाहे कहीं भी या जब भी, अतिथि बुजुर्ग सू के साथ अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। समझा? झांग हिंगलोग ने अधिकारपूर्वक घोषणा की। समझा? भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज की घटनाएं इस कमरे के भीतर ही रहेंगी और बाहर नहीं फैलेंगी। झांग हिंगलोग का स्वर अचानक बर्फीला हो गया। अगर मुझे पता चलता है कि किसी ने जानकारी लीक की है तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। वे जानते थे कि सू जियाओबाई जैसी प्रतिभा को सभी परिवार पसंद करेंगे। इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने का मतलब है कि वह निस्संदेह भविष्य में एक पावरहाउस बनेंगे। यदि उनके प्रतिद्वंद्वी परिवार युआन परिवार को इसके बारे में पता चला तो वे निश्चित रूप से इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। सू जियाओबाई ने भौहें उठाई। उन्होंने मूल रूप से झांग परिवार को उनकी क्षमताओं का प्रचार न करने की सलाह देने की योजना बनाई थी। आखिरकार चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर वह बड़ा नहीं हो पाता और आधे रास्ते में ही नष्ट हो जाता है तो वह बिल्कुल भी प्रतिभाशाली नहीं है। सू जियाओबाई इस दुनिया के अंधेरे से पूरी तरह वाकिफ थी। मामूली असहमति पर किसी की हत्या करना असामान्य नहीं था। किसी प्रतिभा को बढ़ने और उनके हितों को खतरे में डालने से रोकने के लिए कुछ परिवारों ने विशेष रूप से उन प्रतिभाओं की हत्या कर दी जो उनकी नहीं थी। इसलिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने से पहले कम प्रोफाइल रखना महत्वपूर्ण था। हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। अतिथि एल्डर सू, ये हमारे परिवार का सम्मान है कि आपने आज अतिथि एल्डर के रूप में हमारे साथ शामिल होना चुना है। परंपरा के अनुसार ये झांग परिवार से परिवार के अलगाव का एक छोटा सा प्रतीक है। कृपया इसे स्वीकार करें। झांग हिंगलोग के हाथ हिलाकर एक अधीनस्थ ने आगे बढ़कर सू जियाओबाई को एक बैंक कार्ड और एक सुनहरा खाली पहचान पत्र पेश किया। आपके बाईं ओर का कार्ड वॉरियर एसोसिएशन का एक बैंक कार्ड है जिसमें 3 मिलियन स्पिरिट सिक्के हैं। आपके दाहिनी ओर वाला मुख्य जिले के लिए एक खाली पहचान पत्र है। बस उस पर अपना नाम लिखें और यह सक्रिय हो जाएगा, जिससे आपको मुख्य जिले तक मुफ्त पहुंच मिल जाएगी। क्या विचारशील उपहार है! यह सुनकर सू जियाओबाई की आंखें खुशी से चमक उठी। अतिथि बुजुर्ग बनने का उनका मूल उद्देश्य झांग परिवार से कुछ स्पिरिट सिक्के प्राप्त करना था। अब उसे पूछने की भी जरूरत नहीं थी, उन्होंने स्वेच्छा से उसे 3 मिलियन स्पिरिट सिक्के दे दिए थे। यहां तक कि मुख्य जिले की पहचान, जिसके लिए वह आने से पहले तरस रहा था, उसे चांदी की थाल में सौंप दिया गया। आवेदन करने के लिए कतार में लगने, पैसे खर्च करने या अपनी ताकत का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सीधे पहचान पत्र वितरित किया। जाहिर है, झांग परिवार को अपने मेजबान के रूप में चुनना सही निर्णय था। बहुत अच्छा, चूंकि यह पितृसत्ता की इच्छा है, मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करूंगा। इसके बाद सभी लोग तितर बितर हो गए। झांग हिंगलोग ने सू जियाओबाई के साथ संक्षेप में बातचीत की, जिसके दौरान सू जियाओबाई ने 3 प्रमुख जानकारी प्राप्त की। झांग परिवार मुख्य जिले में एक प्रमुख कबीला नहीं था, केवल कुछ प्रसिद्धि वाला एक छोटा परिवार था, इसलिए 3 मिलियन स्पिरिट सिक्के अपेक्षाकृत मामूली राशि थे। झांग परिवार का एक शत्रु था, युआन परिवार, जो हालांकि एक छोटा कबीला था लेकिन अधिक शक्तिशाली था और वर्षों से झांग परिवार का दमन कर रहा था। यदि खतरे का सामना किया जाता है तो सू जियाओबाई आसपास के सभी अलार्मों को ट्रिगर करने के लिए मुख्य जिले के पहचान पत्र को तोड़ सकती है और योद्धा तुरंत उसके बचाव के लिए दौड़ेंगे। स्पष्टतः अतिथि प्राचीन बनना कोई आसान काम नहीं था। जबकि सू जियाओबाई को लाभ मिला, उन्हें इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ी। लेकिन सू जियाओबाई के लिए ये चिंताएं नहीं थी। जब तक उसके पास पर्याप्त समय और संसाधन थे, कोई भी युआन परिवार या प्रमुख कबीला उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता था। वे सभी उसकी नजर में महत्वहीन होंगे। घर के रास्ते में झांग परिवार ने उसे अपनी शानदार स्पिरिट से चलने वाली कारों में से एक में वापस भेज दिया। इस युग में कारें अब तेल से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से चलती थीं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से महंगी हो गईं और केवल धनी परिवारों के लिए ही सुलभ हो गईं। मैं अब खेती करने जा रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। सू जियाओबाई ने पिछली सीट पर अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने अनुरक्षकों को निर्देश दिया। जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, वह साधना पर एक भी क्षण बर्बाद नहीं करता है। ये अनुरक्षक मन ही मन आह भरते रहे। डिंग, सिस्टम ने पता लगा लिया है कि मेजबान अब अमीर है।
प्रिय मेजबान, क्या आप एक नई सिस्टम सुविधा को अनलॉक करने के लिए 400,000 स्पिरिट सिक्के खर्च करना चाहेंगे? सिस्टम की आवाज उसके कानों में पड़ी। सक्रिय करें। बिना किसी हिचकिचाहट के सू जियाओबाई ने अपना निर्णय लिया। डिंग, सक्रियण सफल। बधाई हो मेजबान, वन क्लिक ऑटो हंटिंग फंक्शन को अनलॉक करने पर। अध्याय 14 राक्षसों के शिकार से दोगुनी आय। सू जियाओबाई की चेतना एक बार फिर शून्य स्थान में स्थानांतरित हो गई। वन क्लिक कल्टीवेशन और वन क्लिक स्किल प्रैक्टिस स्थानों के अलावा एक नया स्थान उभरा। उसके भीतर एक काली काली छाया खड़ी थी। उसका छायाचित्र सू जियाओबाई जैसा दिखता था। वह चुपचाप निश्चल खड़ा रहा। क्या आपके पास तैनाती के लिए कोई विशिष्ट गंतव्य है? यदि नहीं, तो सिस्टम स्वचालित रूप से आपकी छाया को संबंधित राक्षस स्थान पर निर्दिष्ट कर देगा, सिस्टम ने कहा। ऑटो आवंटित। सू जियाओबाई ने कभी भी बेस नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि राक्षस कहाँ रहते हैं। छाया तुरंत अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई। उसी समय बेस से लगभग 6 किलोमीटर बाहर एक गहरी काली छाया छा गई। गर्जन। छाया की अचानक उपस्थिति आध्यात्मिक ऊर्जा की आभा के साथ तुरंत सोए हुए डार्क मून वुल्फ को सचेत कर दिया। डार्क मून वुल्फ एक डी श्रेणी का राक्षस था। राक्षसों का वर्गीकरण डी, सी, बी, ए से लेकर एस तक है। डी क्लास शुरुआती योद्धाओं से मेल खाता है। योद्धाओं को सी श्रेणी, ग्रैंड मास्टर्स को बी क्लास, मार्शल जनरलों को ए क्लास, मार्शल राजाओं के लिए एस क्लास। एक डी क्लास राक्षस आसानी से एक उन्नत अर्ध योद्धा को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। ऐसे जानवरों का शिकार करने के लिए अर्ध योद्धाओं को टीमें बनानी होंगी। एकल प्रयास अक्सर शिकारी के शिकार बनने में समाप्त होते हैं। हालांकि सू जियाओबाई की छाया के पास उसकी 100% शक्ति थी। इसका मतलब यह था कि जबकि छाया का क्षेत्र तकनीकी रूप से एक उन्नत अर्ध योद्धा का था, इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति एक प्रवेश स्तर के योद्धा पर हावी होने में सक्षम थी। बूम! बिना किसी अनावश्यक हलचल के छाया ने एक पल में दूरी खत्म कर दी। उड़ते आकाश परिवर्तन के संयोजन का उपयोग करना और डायमंड बॉडी, इसने एक ही मुक्के से डार्क मून वुल्फ का सिर तोड़ दिया। डिंग, लूट का अधिग्रहण, डार्क मून वुल्फ हाइट गुना 1, डार्क मून वुल्फ मीट गुना 12। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना बजी, लगभग बरकरार डार्क मून वुल्फ की खाल और भेड़िए के मांस के 12 खून से लथपथ टुकड़े स्वचालित शिकार स्थान में पतली हवा से बाहर दिखाई दिए। इतनी तेजी, सू जियाओबाई ने आश्चर्य से कहा। दक्षता प्रभावशाली है। 2 मिनट से भी कम समय में एक राक्षस को मार गिराया गया और लूट का माल सीधे अस्थायी स्थान पर पहुंचा दिया गया। अगर मुझे सही से याद है तो डार्क मून वुल्फ एक डी श्रेणी का राक्षस है और इसकी खाल और मांस की कीमत कम से कम 1000 स्पिरिट सिक्के है। इस दर पर क्या मैं जल्द ही 10,000 से अधिक की दैनिक आय तक नहीं पहुंच जाऊंगा? सू जियाओबाई ने उत्साह से कहा। यदि छाया प्रतिदिन लगभग 10 डार्क मून भेड़ियों का शिकार कर सकती है, तो अकेले लूट से उसे प्रतिदिन हजारों स्प्रेड सिक्के मिलेंगे। लेटे लेटे एक दिन में 10,000 से अधिक सिक्के कमाना, यह एक ऐसी जीवन शैली थी जिसके बारे में सू जियाओबाई ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब यह पहुंच के भीतर था। वास्तव में धोखा देना अद्भुत लगता है। डिंग, लूट का अधिग्रहण, ब्लैक टेंडन स्नैक हाइट गुना 1, ब्लैक टेंडन स्नैक मीट गुना 5, ब्लैक टेंडन स्नैक टेंडन गुना 3। इससे पहले कि सू जियाओबाई उस पल का आनंद ले पाती, एक और अधिसूचना सुनाई दी और नई लूट अंतरिक्ष में गिर गई। वाह, एक काले टेंडन सांप की कंडराएं। इस सामान का उपयोग मिश्र धातु हथियारों के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है। एक कंडरा कम से कम 1000 स्पिरिट सिक्कों के लायक है। सू जियाओबाई की आंखें चमक उठी। हथियारों को सामान्य हथियार, मिश्र धातु हथियार और उच्च स्तरीय स्पिरिट हथियारों में वर्गीकृत किया गया है। एक औसत मिश्र धातु हथियार की कीमत हजारों स्पिरिट सिक्के होते हैं। उच्च श्रेणी वाले का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, कुछ तो लाखों में भी बिकते हैं, जैसा कि सू जियाओबाई ने एक बार टीवी पर देखा था। स्वाभाविक रूप से मिश्र धातु हथियार बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बेहद मूल्यवान है। प्रत्येक राक्षस ने अलग अलग मूल्यों के साथ अलग अलग लूट की पेशकश की। उच्च मूल्य वाली सामग्रियां सोने पर प्रहार करने के समान थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्यों योद्धा एकजुट होकर राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगल में जाने के लिए उत्सुक थे। डिंग, लूट का अधिग्रहण, ब्लैक टेंडन स्नैक हाइट गुना 1, ब्लैक टेंडन स्नैक मीट गुना 5, ब्लैक टेंडन स्नैक टेंडन गुना 3। सिस्टम की सूचनाएं आती रहीं, जिससे संकेत मिलता है कि छाया ने आसानी से एक और ब्लैक टेंडन सांप का शिकार किया था। इस गति से प्रतिदिन हजारों की कमाई सिर्फ एक सपना नहीं होगी, ये सैकड़ों हजारों भी हो सकती है। सू जियाओबाई अपना उत्साह नहीं रोक सकी। रोजाना लाखों की कमाई, इस आय से वह हर दिन झींगा मछली और केकड़े खा सकता था, मुख्य जिले में शानदार विला में रह सकता था, भव्य वाहनों में यात्रा कर सकता था और उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए नौकर रख सकता था। बस इसके बारे में सोचना ही आनंददायक था। होस्ट, सिस्टम शेष धनराशि का पता लगाता है। क्या आप सिस्टम फंक्शंस को अपग्रेड करना चाहेंगे? बेशक अपग्रेड करें। सबसे पहले वन क्लिक ऑटो हंटिंग को लेवल 2 पर अपग्रेड करें। सू जियाओबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। उन्होंने बहुत पहले ही तय कर लिया था, शिकार की दक्षता जितनी अधिक होगी, मुनाफा उतना ही अधिक होगा।
इस कमाई से वह अपनी खेती और कौशल प्रशिक्षण स्थानों को और उन्नत कर सकता है। सू जियाओबाई के लिए सिस्टम की विशेषताओं में ऑटो हंटिंग फंक्शन सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अपग्रेड पूर्ण सिस्टम अधिसूचना के साथ सू जियाओबाई ने लूट भंडारण के लिए आरक्षित स्थान में पहली छाया के समान एक दूसरी छाया देखी। ऑटो आवंटित सू जियाओबाई ने सिस्टम के पूछने से पहले ही आदेश दे दिया। दूसरी छाया गायब हो गई, स्वचालित रूप से बेस नंबर 18 के पास एक अन्य राक्षस क्षेत्र में पहुंच गई। सिर्फ 2 मिनट में डिंग लूट का अधिग्रहण ग्रीन स्टील बुल हॉर्न गुना 2 ग्रीन स्टील बुल आर्मर गुना 21 ग्रीन स्टील बुल मीट गुना 35 डिंग लूट का अधिग्रहण टिनविंग बीस्ट हाइट गुना 1 टिनविंग बीस्ट मीट गुना 16। जैसे ही सूचनाएं सुनाई दी, अस्थायी भंडारण स्थान और भी अधिक राक्षसी लूट से भर गया। सामग्रियों के लगातार बढ़ते ढेर को देखकर सू जियाओबाई मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। 2 छायाओं का मतलब है दोगुनी दक्षता और दोगुना मुनाफा। जीवन बेहतर नहीं हो सकता। अध्याय 15 व्यक्तिगत अंगरक्षक। इस दर पर, इससे पहले कि मैं राक्षसी सामग्रियों का एक पहाड़ इकट्ठा कर सकूं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। पैसे कमाने की उसकी गति बैंक लूटने से भी तेज थी। इतनी आय के साथ सू जियाओबाई को अब अपने परिवार पर निर्भर रहने या खुद को थका देने की जरूरत नहीं थी। वह पूरी तरह से झूठ बोलकर धन आने का इंतजार कर सकता था। 4 लाख प्लस 1.2 मिलियन मैं पहले ही 1.6 मिलियन खर्च कर चुका हूं। सिस्टम बचे हुए फंड का उपयोग ऑटो कल्टीवेशन और ऑटो प्रैक्टिस स्पेस को लेवल 3 में अपग्रेड करने के लिए करें। ऑटो हंटिंग को अपग्रेड करने के बाद सू जियाओबाई अन्य 2 सुविधाओं को बढ़ाना नहीं भूली। ऑटो कल्टीवेशन को लेवल 3 में अपग्रेड करने की लागत 400,000 है। ऑटो कौशल प्रशिक्षण को स्तर 3 पर अपग्रेड करने की लागत 800,000 है। कुल मिलाकर 1.2 मिलियन हो गया। अपग्रेड पूर्ण। 2 स्थानों के ऊपरी दाएं कोने में काउंटर मूल रूप से गुना 2 के रूप में लेबल किए गए थे, अब गुना 4 में बदल गए हैं। इसका मतलब था कि इन स्थानों में समय का प्रवाह चौगुन हो गया था। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा। 4x साधना स्थान ने आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषण की मूल गति को दोगुना कर दिया, जिससे ये प्रक्रिया पहले की तुलना में अतुलनीय हो गई। इस दर पर ऑटो ब्रेकथ्रू के प्रभावों के साथ सू जियाओबाई ने अनुमान लगाया कि उन्नत अर्ध योद्धा चरण को तोड़ने और आधिकारिक तौर पर योद्धाओं की श्रेणी में शामिल होने में उसे कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, ऑटो कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में कौशल का अभ्यास करने वाली छोटी छाया आकृति भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जिससे कौशल सुधार की गति दोगुनी हो गई। ताकत और दौलत। मुझे बस धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा और मैं लगातार मजबूत होता जाऊंगा। हा। सू जियाओबाई ने पहले कभी चमत्कारी भाग्य पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ऐसे चमत्कार सचमुच घटित हुए थे और वे सभी सीधे उसकी गोद में गिर पड़े। सिस्टम, क्या कोई नई सुविधाएं हैं? आगे क्या है? सू जियाओबाई ने पूछा। होस्ट, सिस्टम फिलहाल नई सुविधाओं के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है। हालांकि नए कार्यों को अनलॉक करने के लिए सभी 3 मौजूदा सुविधाओं को पहले स्तर 3 तक पहुंचने की आवश्यकता है। सिस्टम ने जवाब दिया। मैं समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने किसी नई सुविधा की अनुशंसा नहीं की। उन्हें अनलॉक करने के लिए शर्तें हैं। ऑटो कल्टीवेशन और ऑटो प्रैक्टिस स्पेस लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। केवल ऑटो हंटिंग ही बची है, लेकिन इसे अगले स्तर पर अपग्रेड करने में 3.6 मिलियन स्पिरिट सिक्कों की लागत आती है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। मुझे लगता है मुझे कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा। सू जियाओबाई ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। सौभाग्य से यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। जब तक उनके पास पर्याप्त समय था, 3.6 मिलियन कमाना केवल कब की बात थी, अगर की नहीं। अब बस एक और समस्या है, सामग्रियों को संग्रहित करने के लिए एक गोदाम ढूंढना। लूट सू जियाओबाई की आय का मुख्य स्रोत थी। अस्थायी भंडारण स्थान में केवल 24 घंटे के लिए वस्तुएं रखी जा सकती हैं। यदि उस समय के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो सामग्री स्वचालित रूप से साफ कर दी जाएगी। इसलिए सू जियाओबाई को एक निश्चित स्थान की आवश्यकता थी, जहां सिस्टम उनके लिए प्रतिदिन सामग्री को छांटने और बेचने के लिए जमा कर सके। बिल्कुल सही, मेरे पास अभी भी 200,000 स्प्रिट सिक्के बचे हैं। यह बाहरी जिले में बेसमेंट के साथ एक मामूली बड़ा घर खरीदने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। बेसमेंट वाले मकान अवश्य ही होने चाहिए थे। मनुष्य स्वाभाविक रूप से सुरक्षा चाहता है। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण समय में भी बहुत से लोग सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहते थे, जैसे कि ऐसा परिदृश्य जहां राक्षसों ने शहर की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। तब एक तहखाना जीवन रक्षक हो सकता है। जब मैं वापस आऊंगा तो लिंग के साथ इस पर चर्चा करूंगा। वह निश्चित रूप से खुश होगी। सू जियाओबाई इस विचार पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस बीच झांग परिवार की जागीर में स्विश, एक मंद रोशनी वाले कमरे में खून बिखरा हुआ था और एक कटा हुआ सिर हवा में उड़ रहा था। बिना सिर का शरीर बेजान होकर फर्श पर गिर गया, उसके चारों ओर खून जमा हो गया। बड़े भाई, आपने सही अनुमान लगाया। झांग परिवार के पास वास्तव में युआन परिवार का जासूस था। झांग हिंगडे ने अपना ब्लेड पोंछा और गंभीर रूप से कहा। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि झांग परिवार का दूसरा चाचा झांग हिंगडे था। उनके बगल में परिवार के मुखिया झांग हिंगलोग खड़े थे।
लाश के कटे हुए हाथ में गुप्त संचारक को देखते ही झांग हिंगलो की भौहें सिकुड़ गईं। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हमें बहुत देर हो गई है। युवान परिवार को शायद पहले ही खबर मिल गई होगी। बड़े भाई, क्या हमें उस बच्चे की सुरक्षा के लिए किसी को भेजना चाहिए? पहले मुख्य हॉल में झांग हिंगडे ने अनिच्छापूर्वक सू जियाओबाई को सम्मानित अतिथि कहकर संबोधित किया था, लेकिन अंदर से वह सू जियाओबाई का सम्मान नहीं करता था। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि इतना कम उम्र का कोई व्यक्ति उनसे ऊपर के पद पर पहुंच गया है। मैं इस कार्य के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करता, झांग हिंगलोग ने झांग हिंगडे की ओर मुड़ते हुए कहा। दूसरा भाई, तुम जाकर उसकी रक्षा करोगे। मुझे? बड़े भाई, क्या आप गंभीर हैं? झांग हिंगडे की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं मना करता हूं। मैं एक प्रतिष्ठित मध्यस्तरीय मार्शल मास्टर हूं। एक उन्नत अर्ध योद्धा की रक्षा करना, भले ही वह एक विलक्षण व्यक्ति है, फिर भी वह एक कनिष्ठ है। मुझे इतना नीचे क्यों गिरना चाहिए? झांग हिंगडे ने इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। ऐसी दुनिया में जहां ताकत को सम्मान दिया जाता है, बहुत से लोग केवल अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों की ही प्रशंसा करते हैं। पर्याप्त समर्थन या उपलब्धियों के बिना प्रतिभाओं को भी सम्मान की गारंटी नहीं थी। झांग हिंगडे के लिए उनका गौरव सबसे अधिक मायने रखता था। सैकड़ों योद्धाओं और हजारों नौकरों की देखरेख करने वाले झांग परिवार के दूसरे इन कमांड के रूप में एक निजी अंगरक्षक की भूमिका में रखा जाना अपमानजनक था। मेरा निर्णय अंतिम है, तुम जाओगे और गुप्त रूप से उसकी रक्षा करोगे, झांग हिंगलोग ने दृढ़ता से कहा। अगर सम्मानित अतिथि सू को कुछ भी हुआ तो मैं आपको जवाबदेह ठहराऊंगा। बड़े भाई, मैं आपको परिवार के मुखिया के रूप में आदेश दे रहा हूं। झांग हिंगलोग का स्वर सख्त हो गया। सम्मानित अतिथि सू की प्रतिभा अद्वितीय है। यदि वह प्रमुखता से आगे बढ़ता है तो वह झांग परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरे भाई, आपके पास दृष्टि की कमी हो सकती है, लेकिन आपको सम्मानित अतिथि सू की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। समझा? अपने आमतौर पर मिलनसार भाई को इतना गंभीर देखकर झांग हिंगडे को पता था कि वह आगे बहस नहीं कर सकता। अनिच्छा से उसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे आशा है कि युवान परिवार लापरवाही से कार्य करने से बेहतर जानता है। मुख्य जिले के निवासी की हत्या करने से प्रमुख परिवारों का क्रोध भड़क जाएगा। झांग हिंगलोग बुदबुदाया, उसकी आंखें चमक उठी। अध्याय 16 लक्षित। एक बार जब आप मुख्य जिले में प्रवेश कर जाते हैं तो अनियंत्रित हत्या निषिद्ध है। यह सरकार और प्रमुख परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक नियम था और स्वाभाविक रूप से इसका पालन सभी को करना चाहिए। भले ही युवान परिवार का झांग परिवार पर प्रभाव है, लेकिन अंततः वे एक छोटा परिवार है। यदि वे वर्जना का उल्लंघन करते हैं तो न तो प्रमुख परिवार और न ही सरकार उन्हें बख्शेगी। हालांकि झांग हिंगलोग इस बारे में निश्चित नहीं हो सके। आखिरकार युवान परिवार में कई लापरवाह व्यक्ति थे। फायदे के लिए वे अपनों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। वे क्या करने का साहस नहीं करेंगे? अगर उन्हें पता चला कि झांग परिवार ने ऐसी भयानक प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा किया है, तो वे निस्संदेह उसे खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, भले ही वह मुख्य जिले का निवासी ही क्यों न हो। इस प्रकार झांग हिंगलोग चाहता था कि झांग हिंगडे सू जियाओबाई की रक्षा करे। इससे पता चलता है कि झांग हिंगलोग सू जियाओबाई के भविष्य को कितना महत्व देते थे। कोर जिला, पूर्वी क्षेत्र, युवान परिवार जागीर। झांग परिवार के 8वें अतिथि बुजुर्ग, 17 साल का, एक उन्नत अर्ध योद्धा और 2 सूक्ष्म स्तरीय मार्शल तकनीकों का स्वामी। एक प्रतिभाशाली, एक पूर्ण प्रतिभाशाली, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खबर मिलते ही युवान परिवार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। जब सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सू जियाओबाई के संबंध में खुफिया जानकारी की समीक्षा की तो उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। यह भयानक है। 17 साल की उम्र में वह पहले से ही एक उन्नत अर्ध योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था और 2 सूक्ष्म स्तरीय मार्शल तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। ऐसी प्रतिभा निस्संदेह साधना, योग्यता और समझ दोनों के मामले में शिखर पर थी। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली मार्शल देवताओं में भी ऐसी क्षमता नहीं हो सकती है। उसे मार डाला जाना चाहिए। युवान परिवार के मुखिया युवान फेइहे ने ठंडे स्वर में बात की। एक उन्नत ग्रैंड मास्टर की आभा उसके शरीर से निकलकर पूरे बैठक कक्ष में फैल गई। हर किसी को महसूस हुआ कि चिलचिलाती गर्मी की लहर उनकी ओर दौड़ रही है। यह एक उन्नत ग्रैंड मास्टर की तीव्र हत्या का इरादा था। मास्टर, हमें लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। किसी अतिथि बुजुर्ग की हत्या की कोई मिसाल नहीं है। न केवल इसलिए कि वे शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे मुख्य जिले के निवासी हैं। यदि हम लापरवाही से हत्या का प्रयास करते हैं तो हम कठोर नियमों का उल्लंघन करने, सरकार और प्रमुख परिवारों को क्रोधित करने और अंतहीन परेशानी को आमंत्रित करने का जोखिम उठाते हैं। युवान परिवार के एक मध्य स्तर के ग्रैंड मास्टर ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। बाकियों ने गंभीरता से सिर हिलाया। ध्यान हत्या पर नहीं था, यह उस कीमत पर था जो हत्या के लिए चुकानी पड़ती थी। मुख्य जिले के निवासियों की हत्या पर रोक लगाने वाला नियम सरकार और प्रमुख परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया एक लौह कानून था। इसका उद्देश्य कुलीन योद्धाओं को एक दूसरे को मारने से रोकना था, जो मानवता की समग्र शक्ति को कमजोर कर देगा। इस नियम का उल्लंघन करना सरकार और प्रमुख परिवारों को उकसाने के समान था, एक ऐसा कृत्य जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे।
युआन परिवार केवल एक छोटा परिवार था। भले ही उन्हें एक प्रमुख परिवार से कुछ समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस तरह के नियम को तोड़ना सीमा पार करने जैसा होगा। यदि सरकार और प्रमुख परिवारों के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सबसे खराब स्थिति में पूरे परिवार का सफाया हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए कोई भी इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प है? युआन फेइहे ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या आप समझते हैं कि अगर ऐसी प्रतिभा को विकसित होने दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? झांग परिवार और युआन परिवार पहले से ही मतभेद में है। अब जब वह झांग परिवार का अतिथि बुजुर्ग बन गया है तो ये केवल समय की बात है कि वह हमें निशाना बनाने में उनके साथ शामिल हो जाए। सभी का दिल बैठ गया। एक 17 वर्षीय उन्नत अर्ध योद्धा पहले से ही एक भयानक संभावना थी। उसकी असाधारण समझ के साथ 2 सूक्ष्म स्तरीय मार्शल तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद अगर उसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने दिया गया तो उसे युआन परिवार को कुचलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। युआन परिवार के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो युआन परिवार देर सवेर नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे मार देते हैं तो जरूरी नहीं कि युआन परिवार बर्बाद हो जाए। कौन कहता है कि लौह नियमों में खामियां नहीं होती? क्या आपको याद है कि अतीत की उन प्रतिभाओं की हत्या कैसे की गई थी? सभी को याद आया। दरअसल हर लौह नियम की अपनी खामियां थी। उदाहरण के लिए कोर्ट जिले के निवासी बेस के भीतर अंधाधुंध हत्या नहीं कर सकते थे। हालांकि यदि दूसरे पक्ष ने पहले हमला किया और आपने आत्मरक्षा में कार्रवाई की तो उनकी मौत की जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी। एक अन्य परिदृश्य ये था कि लक्ष्य बेस छोड़कर जंगल में चला गया। जंगल में जहां कोई संचार संकेत नहीं था और प्रमुख परिवारों द्वारा कोई निगरानी नहीं थी, जीवन और मृत्यु भाग्य का विषय बन गया। नियम अब लागू नहीं होंगे। अंततः पेशेवर हत्यारे थे। ये विशेषज्ञ अपनी व्यावसायिक सीमा के भीतर कार्य करने के लिए अत्यधिक ऊंची कीमतें स्वीकार करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहक से कोई संबंध न हो। फिलहाल वह एक मामूली व्यक्ति है। उसे खुले तौर पर उकसाना नासमझी होगी। उसे जंगल में ले जाना भी मुश्किल होगा। पेशेवर हत्यारे निस्संदेह सबसे अच्छे विकल्प है। युआन फेइहे की आंखें ठंडी चमक उठी। जब हत्या की बात आती है तो उनका अनुभव अद्वितीय है। इसके अलावा सफलता की परवाह किए बिना इसमें युआन परिवार को फंसाया नहीं जाएगा। यह सबसे सुरक्षित तरीका है। हालांकि अभी भी एक मुद्दा बाकी है। हमें जो खुफिया जानकारी मिली है उसके अनुसार हम केवल इतना जानते हैं कि इस अतिथि बुजुर्ग का उपनाम सू है और वह 17 साल का है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते हैं। खुफिया प्रवाह में व्यवधान के आधार पर यह संभावना है कि हमारा मुखबिर मारा गया है। झांग परिवार ने निस्संदेह सभी जानकारी बंद कर दी है, इसलिए हमारी तत्काल प्राथमिकता बेस 18 में इस 8वें अतिथि बुजुर्ग की पहचान करना और हत्या का आदेश जारी करना है। शियुमिंग, ये कार्य आपका है। युआन परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य खड़ा हुआ और गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया मास्टर। ऐसी प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से खत्म करना अफसोस की बात है, लेकिन अगर उसे किसी को दोष देना ही है तो उसे अपनी बुरी किस्मत को दोष देना चाहिए। वह झांग परिवार में शामिल हो गया और इस भाग्य को अपने ऊपर ले आया। युआन फेइहे की आवाज जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। इस बीच सू जियाओबाई घर लौट आई थी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जाने के कुछ देर बाद ही उन्हें निशाना बनाया जा चुका था। भाई, तुम वापस आ गए। सू लिंग र ने हार्दिक मुस्कान के साथ सू जियाओबाई का स्वागत किया। लिंग एर, यहाँ इस कार्ड पर अपना नाम लिखें। सू जियाओबाई ने सू लिंगर को एक खाली कोर्ट जिला पहचान पत्र सौंपा। उनके लिए मुख्य जिला पहचान पत्र का होना कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन सू लिंगर जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक अलग कहानी थी। अगर उसे कभी खतरा हुआ और वह आसपास नहीं था तो यह पहचान पत्र उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा होगी। अध्याय 17 200,000 स्पिरिट सिक्कों की दैनिक आय। सू लिंगर ने पहले कभी कोर डिस्ट्रिक्ट पहचान पत्र नहीं देखा था और उसे नहीं पता था कि यह क्या होता है। आज्ञाकारी ढंग से उसने निर्देशानुसार अपना नाम लिख दिया। उसी क्षण से कोर डिस्ट्रिक्ट आईडी कार्ड आधिकारिक तौर पर प्रभावी हो गया और सू लिंगर कोर डिस्ट्रिक्ट के कुलीन वर्ग में से एक बन गया। लिंग एर, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं और तुम्हें कोई खतरा हो तो तुरंत इस आईडी कार्ड को आधा तोड़ दो, समझे? सू जियाओबाई ने उसे याद दिलाया। भाई, तुम कहां जा रहे हो? तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर सू लिंग र ने सोचा कि सू जियाओबाई उसे छोड़ने की योजना बना रही थी। उसकी आंखें लाल हो गईं और मोतियों के आकार के आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मत रो लिंगेर, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था, बस इतना ही, सू जियाओबाई ने जल्दी से समझाया। यह तभी हुआ जब सू लिंगर को उस चीज का महत्व समझ में आया जो उसने अभी भरा था, एक मुख्य जिला आईडी कार्ड। इसे तोड़कर आसपास के योद्धा जितनी जल्दी हो सके उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। भाई, इसका मतलब ये है हम अब कोर डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं? सू लिंगर ने अपने आंसू पोंछे और पूछा। इतना शीघ्र नहीं, कल हम प्रॉस्पेरिटी स्ट्रीट के पास एक घर खरीदेंगे। थोड़ी देर के बाद हम मुख्य जिले में जगह पाने पर विचार करेंगे, सू जियाओबाई ने कहा।
फिलहाल उनके पास केवल 200,000 स्पिरिट सिक्के थे और यहां तक कि मुख्य जिले की सबसे सस्ती संपत्ति भी करोड़ों में शुरू हुई थी। अभी तक उसके पास इसे वहन करने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में भाई, मैंने सुना है कि कोर डिस्ट्रिक्ट में घर बहुत आलीशान और बहुत महंगे हैं। तुम्हें पैसे कहां से मिल रहे हैं? सु लिंगर ने उत्सुकता से पूछा। आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अब एक प्रमुख परिवार का अतिथि बुजुर्ग हूं। मैं यूं ही पड़े पड़े प्रति माह 100,000 स्प्रिट सिक्के कमा सकता हूं। सु जियाओबाई ने अपना सिर ऊंचा उठाते हुए गर्व से कहा। एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में उन्हें मासिक वजीफा मिलता था, आधार के रूप में 100,000 स्पिरिट सिक्के। यदि वह परिवार के लिए अधिक योगदान देता तो पुरस्कार स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते। मैं ये जानता था। भाई, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर अब चलते हैं। मैं घरों की जांच करना चाहता हूँ। सु लिंगर की बड़ी आंखें उत्साह से चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि सभी महिलाओं में घरों के प्रति स्वाभाविक उत्साह था। जैसे ही उन्होंने इसे खरीदने के बारे में सुना, वे असाधारण रूप से प्रेरित हो गए। दोनों कई जगहों पर गए। आखिरकार वे प्रॉस्पेरिटी स्ट्रीट के सामने एक समुदाय में एक छोटे से बगीचे और एक तहखाने के साथ एक डुप्लेक्स विला में बस गए। कुल मूल्य 750,000 स्पिरिट सिक्के थे, लेकिन चूंकि सु लिंगर मुख्य जिले के निवासी थे, इसलिए उन्हें 50% की छूट मिली। सु जियाओबाई को इसे खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के रूप में केवल 150,000 स्पिरिट सिक्कों का भुगतान करने और कुछ विविध शुल्क को कवर करने की आवश्यकता थी। और विला आने जाने के लिए तैयार था। सु जियाओबाई और सु लिंगर तुरंत वहां रहना शुरू कर सकते हैं। वाह, यह अद्भुत है। भाई, अब हम एक विला में रह रहे हैं। सु लिंगर सोफे पर घूम गई। उसकी तेज हंसी पूरे विला में गूंज रही थी। तुम आगे बढ़ो और जगह से परिचित हो जाओ। मैं तहखाने की जांच करूंगा, सु जियाओबाई ने बगीचे से नीचे तहखाने की ओर जाते हुए कहा। तहखाना विशाल था, लगभग 120 वर्ग मीटर। इसे विशेष रूप से पुनर्निर्मित किया गया था, जिसमें बिजली, पानी और जल निकासी जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह से सुसज्जित थी। पर्याप्त भोजन और पानी के साथ एक व्यक्ति यहां कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। यही कारण है कि इसकी कीमत 750,000 स्पिरिट सिक्के इतनी अधिक थी। सिस्टम, अब से युद्ध की सभी लूट यही संग्रहित करें। सु जियाओबाई ने एक खाली कमरा चुनते हुए निर्देश दिया। स्थान सेट। युद्ध से लूटी गई लूट की पुनः प्राप्ति। क्रैश। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन बजा, राक्षसों की सामग्रियों के ढेर हवा से गिरने लगे। सामग्री असाधारण रूप से बरकरार थी, न्यूनतम क्षति के साथ और बड़े करीने से वर्गीकृत किया गया था, खाल के साथ खाल, मांस के साथ मांस। कुछ ही क्षणों में 1/4 कमरा भर गया। ये सभी नकदी जितनी ही अच्छी है। सु जियाओबाई रोमांचित थी। उन्होंने तुरंत सामग्रियों का एक बैच चुना, उन्हें एक बड़े बैग में पैक किया और सीधे वॉरियर हॉल की ओर चल पड़े। सरकार द्वारा स्थापित वॉरियर हॉल योद्धाओं के लिए एक समर्पित सेवा केंद्र था। इसने पहचान संबंधी जानकारी प्रबंधित की, हथियार बेचे, अमृत का व्यापार किया, खेती तकनीक और विशेष प्रशिक्षण कक्ष प्रदान किए और अन्य सेवाओं के बीच राक्षस शिकार मिशन जारी किए। इनका मूल्यांकन करें। सु जियाओबाई ने अपने बैकपैक से सभी जानवरों की सामग्री काउंटर पर डालते हुए कहा। मूल्यांकनकर्ता ने सामग्रियों की संक्षेप में जांच की और सिर हिलाया। अच्छी सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट गुणवत्ता। आप इन्हें किसी और की ओर से बेच रहे हैं, है ना? ओह, सु जियाओबाई की आंखें चमक उठी। क्या सोचकर तुम ये कह रहे हो? इतनी उच्च गुणवत्ता अक्षुण पशु सामग्री प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 8 योद्धाओं की एक टीम की आवश्यकता होगी। अधिकांश टीमें ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहेंगी, इसलिए वे अपने लिए सामग्री बेचने के लिए निम्न स्तर के योद्धा की तरह किसी असंगत व्यक्ति को ढूंढेंगे। यह असामान्य नहीं है, मूल्यांकक ने लापरवाही से समझाया। अच्छा, ऐसा है। सु जियाओबाई को अचानक समझ आ गया। इसलिए निम्न रैंकिंग होने के वास्तव में कुछ फायदे थे। एक क्षण बाद, कुल मिलाकर ये 36,872 स्पिरिट सिक्के हैं। यहाँ इन्वेंट्री सूची है, स्वतंत्र रूप से जांचें। मूल्यांकक ने सु जियाओबाई को एक विस्तृत दस्तावेज सौंपते हुए कहा। 36,000 स्पिरिट सिक्के। सु जियाओबाई की आंखें चमक उठी। उसने सामग्री भी ध्यान से नहीं चुनी थी। उनके अनुमान के आधार पर तहखाने में लूट का माल 2 या 3 और बैकपैक्स को भर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं आधे दिन से भी कम समय में लगभग 100,000 स्पिरिट सिक्के आसानी से बना सकता हूँ? इस दर पर प्रतिदिन 200,000 स्पिरिट सिक्के अर्जित करना बहुत आसान होगा। प्रतिदिन 200,000 स्पिरिट सिक्के सहजता से अर्जित करने का लक्ष्य अब पहुंच के भीतर है। अध्याय 18 एक योद्धा बने। एकमात्र परेशानी वाली बात यह है कि मुझे सामग्री बेचने के लिए प्रतिदिन कई यात्राएं करनी होंगी। ये काम नहीं करेगा। मुझे उन्हें कुछ समय के लिए जमा करना होगा और उन सभी को एक ही बार में बेचना होगा। अन्यथा बार बार अंदर और बाहर यात्राएं अंततः ध्यान आकर्षित करेगी। झांग हिंगक्सिंग की घटना से सबक सीखने के बाद सु जियाओबाई इस बार कम महत्वपूर्ण रहने के प्रति अधिक सचेत थी। लेकिन दूसरे विचार में, एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में राक्षस सामग्री बेचना बिल्कुल भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। आप एक विशाल गठरी लेकर सड़कों पर परेड नहीं कर सकते, है ना? क्या ये खुले तौर पर यह घोषणा करने जैसा नहीं होगा कि कुछ संदिग्ध चल रहा है?
सर, क्या आपके पास राक्षस सामग्री बेचने के लिए कोई विश्वसनीय चैनल है? सू जियाओबाई ने अस्थायी रूप से पूछा। बेशक, यदि आप बड़ी मात्रा में बेच रहे हैं तो आप मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन से संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं। मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन सभी प्रकार की मॉन्स्टर सामग्रियों को खरीदने में माहिर है। उन्हें आपकी सामग्रियों के स्रोत की परवाह नहीं है। जब तक आप बेच रहे हैं वे खरीदेंगे। हालांकि कीमत निश्चित रूप से यहां से कम होगी। यदि आप चाहें तो समय और स्थान निर्धारित करने के बाद मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के लोग आपकी सुविधानुसार नियमित रूप से आपसे सामग्री एकत्र कर सकते हैं। मूल्यांकनकर्ता ने लापरवाही से सू जियाओबाई को एक बिजनेस कार्ड सौंप दिया। जाहिर है, यह पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह की पूछताछ का सामना करना पड़ा। वह मध्यस्थ की भूमिका निभाकर खुश थे। वे स्रोत के बारे में नहीं पूछते हैं और यहां तक कि घर घर से सामान लेने की पेशकश भी नहीं करते हैं। ये भी खूब रही। सू जियाओबाई बहुत खुश थी। अपना आभार व्यक्त करने के बाद वह जल्दी से घर लौटा और कार्ड पर नंबर डायल किया। क्या आप राक्षस सामग्री बेचना चाह रहे हैं? पंक्ति के दूसरे छोर पर एक शांत आवाज ने उत्तर दिया। हाँ, सू जियाओबाई ने जवाब दिया। आप प्रत्येक माह कितना प्रदान कर सकते हैं? दूसरे पक्ष ने लापरवाही से पूछा। मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन ये बहुत होगा। सू जियाओबाई ने सावधानी से उत्तर दिया। सामग्री के ग्रेड के बारे में क्या? डी ग्रेड। ठीक है, बस स्पष्ट होने के लिए, मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन को आपकी सामग्रियों की उत्पत्ति से कोई सरोकार नहीं है। हालांकि कीमत बाजार दर का 70% होगी। यदि आप इससे सहमत हैं तो मुझे अपना पता और पिकअप शेड्यूल दें। कोई बात नहीं, 70% स्वीकार्य था, जब तक इसने अवांछित ध्यान आकर्षित नहीं किया। यह मामूली नुकसान एक उचित व्यापार था। इसके अलावा उसे खुद सामग्री के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ी। सू जियाओबाई ने तुरंत पता और समय बताया। सप्ताह में एक बार संग्रह के लिए। दूसरा पक्ष हल्के से हंसा। आपके पास बहुत मेहनती टीम होगी। ठीक है, मैंने विवरण दर्ज कर लिया है। कल कोई आपसे मिलने आएगा। अगले दिन निश्चित रूप से कोई आया। सू जियाओबाई के विला के सामने एक ट्रक रुका। जिस आदमी ने दरवाजा खटखटाया उसने बेसबॉल टोपी और नीली वर्दी पहनी हुई थी। उसके पीछे कई साथी खड़े थे। मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के लोग। पास में झांग हेंगडे, जो क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे, ने उन्हें देखकर भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ ली। केवल कुछ ही संगठन ऐसे थे जो निजी तौर पर बड़ी मात्रा में राक्षस सामग्री खरीदते थे। झांग परिवार के एक उच्च पदस्थ सदस्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उनके बारे में जानता था। इस बच्चे ने बेस भी नहीं छोड़ा है। उसका मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन से कैसे संबंध हो सकता है? झांग हिंदे चकित थे। कृपया इस तरफ से। इस बीच सू जियाओबाई ने मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन से समूह का अपने घर में स्वागत किया। वे सभी अर्ध योद्धा हैं। सू जियाओबाई उनकी आभा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी। उन्हें तहखाने की ओर ले जाते हुए सू जियाओबाई ने फर्श पर राक्षसी सामग्रियों के ढेर की ओर इशारा किया। ये सभी बिक्री के लिए है। एक दिन के ऑटो शिकार के बाद उसकी परछाइयां राक्षसी सामग्रियों का एक प्रभावशाली ढेर वापस ले आई थी, जो लगभग पूरे कमरे को भरने के लिए पर्याप्त था। इतनी मात्रा ने मार्शल हॉल में अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया होगा, लेकिन मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के पेशेवरों के लिए ये कुछ भी नहीं था। आखिरकार उन्होंने पहाड़ों की तरह दिखने वाले 20 मीटर ऊंचे ढेर जैसे भव्य संग्रह को संभाला था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने विशेष बैग निकाले और पैकिंग शुरू कर दी। पैकिंग करते समय उन्होंने सामग्री की मात्रा, ग्रेड और कीमत का मिलान किया। एक समर्पित अकाउंटेंट ने कुल योग की गणना की। वे बैग ला रहे हैं। क्या वे राक्षस सामग्री हो सकते हैं? लेकिन रुकिए, उसने बेस भी नहीं छोड़ा है। उसे इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री कहां से मिली, और इतनी बड़ी मात्रा में? झांग हिंदे सवालों से घिर गए थे। एक पल के बाद कुल मिलाकर 214,362 आध्यात्मिक सिक्के हैं। यहाँ चालान है। कृपया इसे सत्यापित करें। यदि कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर करें और स्थानांतरण की पुष्टि करें। ये कीमत सू जियाओबाई की उम्मीदों के अनुरूप थी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने मौके पर ही सौदे को अंतिम रूप दे दिया। लेटे हुए भुगतान प्राप्त करना आश्चर्यजनक लगता है। हाथ में पैसा होने पर सू जियाओबाई सू लिंग र के साथ मौज मस्ती में निकल गई। शानदार फर्नीचर खरीदा जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। हाई एंड रेस्तरां में भोजन किया जिसे वह पहले टालती थी, और ब्रांडेड दुकानों पर खरीदारी की जहां कीमतों ने एक बार उसे डरा दिया था। वह एक नव धनिक की छवि थी। सू लिंग र इस बात से अनजान थी कि सू जियाओबाई की नई संपत्ति कहां से आई। शुरू में वह इनकार करना चाहती थी, लेकिन सू जियाओबाई की जिद और उनकी घोषणा का सामना करना पड़ा। मैं अपनी पत्नी के लिए चीजें खरीदते समय कैसे कंजूसी कर सकता हूँ? वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन मधुरता से प्रभावित महसूस कर रही थी। अरे तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? यहाँ तक कि गरीब लोग भी अमीर बनने के बाद वैसा ही व्यवहार करते हैं। उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे चलते हुए झांग हेंगडे ने उपहास किया। समय बीतता गया और 3 दिन बीत गए। बूम। बाथटब में भीगते समय सू जियाओबाई को अचानक अपने शरीर के भीतर से एक अर्ध योद्धा की ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। योद्धा। सू जियाओबाई ने अचानक अपनी आंखें खोली और आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी दृष्टि में चमक उठी।
उसी क्षण उसने एक उन्नत अर्ध योद्धा की बाधा को तोड़ दिया और योद्धाओं की श्रेणी में चढ़ गया। उनका पूरा शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली ऊर्जा की धारा में डूबा हुआ था। इसके साथ ही उनके शरीर में नाटकीय परिवर्तन आए। उनकी मांसपेशियां और अधिक मजबूत हो गईं, अपनी डायमंड बॉडी को सक्रिय किए बिना ब्लेड और गोलियों को झेलने में सक्षम हो गई। उसकी हड्डियां चरमराने लगी और कंडराएं अधिक लचीली हो गईं। यहां तक कि उसकी इंद्रियां भी तेज हो गईं। उनके सामने की दुनिया 480p रिजोल्यूशन से 720p में स्थानांतरित होती दिख रही थी, जिससे उन्हें छोटी से छोटी बारीकियों पर भी ध्यान देने की अनुमति मिल गई। तो एक योद्धा होने का एहसास ऐसा ही होता है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए सु जियाओबाई को अपनी नई ताकत पर आश्चर्य हुआ। अपने वर्तमान आंकड़ों की जांच करते हुए उन्होंने देखा। नाम सु जियाओबाई। क्षेत्र स्तर शुरुआती योद्धा। ताकत का स्तर मध्यवर्ती योद्धा। सहन शक्ति का स्तर मध्यवर्ती योद्धा। चपलता स्तर मध्यवर्ती योद्धा। खेती की योग्यता निम्नतम स्तर। महारत हासिल कौशल डायमंड बॉडी शुरुआती। उड़ता आकाश परिवर्तन शुरुआती। ट्रू फ्लेम हैंड शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस 1 क्लिक खेती स्तर 3 1 क्लिक प्रशिक्षण स्तर 3 1 क्लिक ऑटो हंटिंग स्तर 2। मेरी ताकत सहन शक्ति और चपलता वे सभी मध्यवर्ती स्तर तक उन्नत हो गए हैं। सु जियाओबाई बहुत खुश थी। अध्याय 19 ताकतवर के प्रति सम्मान। जैसा कि सभी जानते हैं, खेती का स्तर जितना ऊंचा होगा आगे बढ़ना उतना ही कठिन होगा। यहां तक कि शुरुआती से मध्यवर्ती स्तर तक आगे बढ़ने के लिए भी अनगिनत बाधाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है और केवल बड़े प्रयास से ही कोई इस तक पहुंच सकता है। यही कारण था कि सु जियाओबाई उन्नत अर्ध योद्धा स्तर पर एक शुरुआती योद्धा को इतनी आसानी से हराने में सक्षम थी, जिसने सभी को चौंका दिया। अब अभी शुरुआती योद्धा के स्तर पर चढ़ने के बाद सु जियाओबाई के पास स्पष्ट रूप से पहले से ही एक मध्यवर्ती योद्धा की ताकत है और अपनी उन्नत तकनीकों की मदद से वह एक मध्यवर्ती योद्धा को भी एक पल में हरा सकता है। ताकत में इतनी महत्वपूर्ण छलांग सु जियाओबाई कैसे रोमांचित नहीं होती। केवल अपने हाथ के एक झटके से मैं अपने चारों ओर घूमती हुई शक्ति को महसूस कर सकता हूं। सु जियाओबाई का मानना था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह झांग फियांग को लात मारता है तो यह दीवार से टकराने से कहीं अधिक गंभीर होगा। प्रतिद्वंद्वी की बांह की हड्डियां शायद टूट जाएंगी, वह लगातार खून की उल्टी कर रहा होगा और खड़ा भी नहीं हो पाएगा। पता चला कि मेजबान का क्षेत्र स्तर बदल गया है। सिस्टम ने राक्षस शिकार क्षेत्र की फिर से योजना बनाई है। मेजबान, क्या आप शैडो को नए शिकार क्षेत्र में जाने देने के लिए सहमत हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। यह स्वचालित रूप से राक्षस शिकार मानचित्र को स्विच कर सकता है। सु जियाओबाई हंसी। उसके दायरे के स्तर में वृद्धि का मतलब है कि डी स्तर के राक्षस अब उसके शिकार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं और अब सी स्तर के राक्षस अधिक उपयुक्त होंगे। निस्संदेह जोखिम भी थे। यदि उन्हें उन्नत योद्धाओं की तुलना में सी स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ा तो छाया को अपना जीवन खोने का खतरा हो सकता है, जिससे प्रगति में देरी होगी। लेकिन सी स्तर के राक्षसों की सामग्री डी स्तर वाले राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान थी। यह छोटा जोखिम कुछ भी नहीं था। सहमत होना। सु जियाओबाई ने निर्णायक रूप से अपनी पसंद बनाई। छाया नए नामित राक्षस शिकार क्षेत्र की ओर जा रही है। जैसे ही सिस्टम की आवाज गूंजी, छाया जो जंगल में शिकार कर रही थी अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वह नए शिकार क्षेत्र में फिर से प्रकट हो गई। छाया की अचानक उपस्थिति ने आसपास के सी स्तर के राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। यदि यह कोई इंसान होता तो वे थोड़ा भयभीत हो जाते, लेकिन छाया ने कोई भावना नहीं दिखाई और तुरंत हमला कर दिया। डिंग। लूट एकत्र की गई। स्विफ्ट स्नैक स्किन X1, स्विफ्ट स्नैक मीट X7, स्विफ्ट स्नैक टेंडन X4। डिंग। लूट का संग्रह। सफेद आंखों वाले भालू का पंजा X4, सफेद आंखों वाले भालू का मांस X20, सफेद आंखों वाले भालू की त्वचा X1, सफेद आंखों वाले भालू की हड्डियां X67। डिंग। लूट एकत्रित। ग्रेट लियूहू टाइगर स्किन X1, ग्रेट लियूहू टाइगर मीट X14, ग्रेट लियूहू टाइगर पाव X4, ग्रेट लियूहू टाइगर बोन्स X49। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लगभग हर कुछ मिनटों में एक नया सिस्टम प्रॉम्प्ट बजता रहेगा। इन लूट की वस्तुओं के नाम से यह स्पष्ट था कि छाया सी स्तर के राक्षसों का शिकार कर रही थी और एकत्र की गई लूट और भी अधिक प्रचुर थी। पहले कोई हड्डियां या भालू बाघ के पंजे नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ शामिल था। यह स्पष्ट था कि सी स्तर के राक्षस खजाने से भरे हुए थे। जब वे अंततः बी लेवल, ए लेवल या यहां तक कि एस लेवल राक्षसों में बदल गए, इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूरा शरीर सबसे अच्छा खजाना होगा, आसानी से आसमान छूती कीमतें प्राप्त करेगा। 2 दिन बाद डिंग। डायमंड बॉडी मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गई है। सु जियाओबाई घर पर थी। सु लिंगर के साथ खरीदारी करते समय खरीदे गए नए कपड़ों को पहन रही थी, तभी अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। सूक्ष्म स्तरीय तकनीक मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि तकनीक में सुधार के साथ सु जियाओबाई की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। मानव। सु जियाओबाई। क्षेत्र स्तर शुरुआती योद्धा। शक्ति स्तर उन्नत योद्धा। सहन शक्ति स्तर उन्नत योद्धा। चपलता स्तर मध्यवर्ती योद्धा। खेती की योग्यता निम्नतम स्तर।
निपुण कौशल, डायमंड बॉडी इंटरमीडिएट, सोअरिंग स्काई ट्रांसफॉर्मेशन शुरुआती, ट्रू फ्लेम हैंड शुरुआती। अनलॉक सिस्टम फंक्शंस, एक क्लिक खेती स्थान स्तर 3, एक क्लिक अभ्यास स्थान स्तर 3, ऑटो शिकार स्तर 2। ताकत, सहनशक्ति, उन्नत। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों की लालसा रखते हैं। शुरुआती से मध्यवर्ती तक जाने से मेरी ताकत और सहनशक्ति सीधे तौर पर उन्नत योद्धा स्तर तक बढ़ गई है। सू जियाओबाई ने आह भरी। आमतौर पर योद्धा अपनी बुनियादी तकनीकों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि केवल कुछ अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति या प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे ही सूक्ष्म स्तरीय तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जहां तक सू जियाओबाई की बात है, खाने पीने और खेलने के दौरान उन्होंने स्वचालित रूप से खेती की और कुछ ही दिनों में वह आसानी से अपनी सूक्ष्म स्तरीय तकनीक में मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गए थे। 2 दिन बाद डिंग डोंग, घर की घंटी बजी। सू जियाओबाई ने ऊपर देखा। ये वही कार थी और वही लोग थे। जैसी कि उम्मीद थी, वे हर हफ्ते की तरह एक बार फिर सामग्री इकट्ठा करने के लिए समय पर पहुंचे। सू जियाओबाई उन्हें तहखाने तक ले गई। जब इन लोगों ने सू जियाओबाई को देखा तो उन्होंने उसकी मार्शल आभा के उतार चढ़ाव को महसूस किया और एक पल के लिए रुकने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा जब तक उन्होंने तहखाने में राक्षसी सामग्रियों के ढेर को नहीं देखा। अंततः उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 1 सप्ताह पहले जब वे इकट्ठा करने आए तो सभी सामग्रियां डी स्तर के राक्षसों की थीं। फिर भी 1 सप्ताह बाद 1/3 सामग्रियां अभी भी डी स्तर के राक्षसों की थीं, लेकिन अन्य 2/3 अब सी स्तर के राक्षसों की थीं। उस पल उन तीनों ने सू जियाओबाई को नई श्रद्धा से देखा। उनकी समझ में सू जियाओबाई सिर्फ एक मध्यस्थ थी और ऐसी चीजें बिल्कुल सामान्य थीं, आश्चर्य के लायक नहीं थीं। लेकिन डी स्तरीय राक्षस सामग्री का मतलब था कि उसके पीछे योद्धाओं की एक छोटी सी टीम थी। हालांकि सी स्तरीय राक्षस सामग्री ने संकेत दिया कि सू जियाओबाई को एक बड़ी योद्धा टीम द्वारा समर्थित किया जा सकता है, जिसमें उन्नत योद्धा भी शामिल है। अन्यथा वह इतने कम समय में इतनी सारी सी स्तरीय राक्षस सामग्री कैसे एकत्र कर सकता था। मुख्य बात यह थी कि इन सी स्तरीय राक्षस सामग्रियों में फ्लेम स्प्रिंग सेंटीपीड के शरीर भी थे। फ्लेम स्प्रिंग सेंटीपीड यहां तक कि जंगल में भी उन्नत योद्धाओं को भी उलझने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। पूर्ण आत्मविश्वास के बिना कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार वे तीनों आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि सू जियाओबाई के पीछे का योद्धा समूह निश्चित रूप से सरल नहीं था। सर, कुल 3856,643 स्पिरिट सिक्के हैं। हमने इसे 3.86 मिलियन स्पिरिट सिक्कों तक पूर्णांकित कर दिया है। आपकी समीक्षा के लिए आइटमवार सूची यहां दी गई है। 3.86 मिलियन स्पिरिट सिक्के केवल 7 दिनों में, इसका मतलब एक दिन में 500,000 से अधिक स्पिरिट सिक्के। सी स्तरीय राक्षस सामग्री वास्तव में मूल्यवान है। इसका एहसास हुए बिना मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के कर्मचारियों ने भी अधिक सम्मान दिखाना शुरू कर दिया। यह है ताकतवर का सम्मान। अध्याय 20 गुप्त हमला और हत्या। अधिक क्रूर राक्षस सामग्री। जब मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के कर्मचारी राक्षस सामग्री का एक और बड़ा बैग एक डिलीवरी ट्रक पर ले गए तो झांग हेंगरे, जो गुप्त रूप से सू जियाओबाई की रक्षा कर रहे थे, फिर से हैरान हो गए। वह काफी समय से सू जियाओबाई पर नजर रख रहा था। हर दिन सू जियाओबाई खाने पीने और मौज मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं करती थी। खेती भी क्या है। झांग हेंगरे ने सू जियाओबाई के कार्यों में कभी भी खेती का एक भी निशान नहीं देखा था। यह अकेला ही झांग हेंगरे को भ्रमित करने के लिए काफी था। लेकिन मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन की लगातार उपस्थिति ने उसके भ्रम को और गहरा कर दिया। सू जियाओबाई ने कभी खेती नहीं की, क्रूर राक्षसों से लड़ना तो दूर की बात है। फिर भी हर बार मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के कर्मचारी सू जियाओबाई के घर से सामग्री के बैग पर बैग निकाल सकते थे। झांग हेंगरे बस इसका कोई मतलब नहीं समझ सके। आखिर यह आदमी क्या कर रहा है? झांग हेंगरे इसका पता नहीं लगा सके। निश्चित रूप से सू जियाओबाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी, लेकिन केवल खाने पीने और मौज मस्ती करने से ही कौन सा व्यक्ति प्रतिभाशाली बन जाता है? यहां तक कि बड़े परिवारों के पसंदीदा उत्तराधिकारियों को भी प्रशिक्षित होने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना? फिर भी सू जियाओबाई एक अपवाद लगती थी। शुरू से अंत तक झांग हेंगरे ने उन्हें कभी भी ध्यान करते, अभ्यास करते या मार्शल आर्ट का अभ्यास करते नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गुप्त रूप से अपने कमरे में प्रशिक्षण लेता था जब कोई नहीं देख रहा था? उसी समय एक अन्य व्यक्ति विपरीत दिशा में छाया में छिपा हुआ था। इस व्यक्ति का शरीर लंबा और पतला था, रंग पीला था और गाल की हड्डियां उभरी हुई थीं। उसकी आधी अधूरी आंखें उसे कमजोर और उदासीन दिखाती थीं। हालांकि अगर झांग हेंगरे ने उस पर ध्यान दिया तो वह तुरंत पहचान लेगा कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बेस 18 का कुख्यात हत्यारा है, मैडमैन ड्रेक। मैडमैन ड्रेक एक उन्नत योद्धा था। उनका सबसे प्रभावशाली पराक्रम उन्नत योद्धा स्तर पर रहते हुए एक शुरुआती मार्शल मास्टर की सफलतापूर्वक हत्या करना था। उसे एक उपलब्धि ने पूरे हत्या जगत को हिलाकर रख दिया था और उसे सरकार और शक्तिशाली परिवारों द्वारा समान रूप से वांछित अपराधी बना दिया था। हालांकि हत्यारे बेहद मायावी होते हैं और जब तक कोई मार्शल कमांडर व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करता तब तक उनका पता लगाना लगभग असंभव है।
मार्शल कमांडर इतनी ऊंची शख्सियत होने के बावजूद इस तरह की छोटी मोटी परेशानियों से परेशान होने के लिए अपने स्वयं के मामलों में इतने व्यस्त होते हैं। तब से ड्रेक ने उच्च कठिनाई वाले कार्यों को करने में विशेषज्ञता हासिल कर ली, जिससे उन्हें उद्योग में मैडमैन उपनाम मिला। प्रारंभ में ड्रेक का इस नौकरी को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ग्राहक का विवरण सुनने के बाद उसकी रुचि बढ़ गई। एक 17 वर्षीय उन्नत अर्ध योद्धा जो 2 सूक्ष्म स्तरीय मार्शल तकनीकों में पारंगत है। ऐसी दुर्लभ और सच्ची प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से खत्म करने से उपलब्धि की एक अद्वितीय भावना आएगी। इसके विचार मात्र से ही ड्रेक अत्यधिक उत्तेजित हो गया। इस प्रकार उन्होंने नौकरी ले ली। प्रदान की गई जानकारी विरल थी। लक्ष्य 17 वर्ष का था, एक उन्नत अर्ध योद्धा था और उसका उपनाम सू था। बाकी की जांच ड्रेक को खुद करनी होगी। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्होंने इसे 5 संभावित लक्ष्यों तक सीमित कर दिया। पहले 4 को तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि वे सभी सामान्य लोग थे जिनमें मार्शल कौशल का कोई संकेत नहीं था। आखिरकार 17 साल की उम्र में अर्ध योद्धा स्तर तक पहुंचना एक असाधारण उपलब्धि थी। ऐसे व्यक्ति सामान्य से बहुत दूर थे। अब ड्रेक 5वें लक्ष्य को सत्यापित करने वाला था। यदि यह मेल नहीं खाता तो उसे मुखबिर के पास दोबारा जाना होगा और चर्चा करनी होगी कि सजा के रूप में उनके हाथ या कान काट दिए जाए या नहीं। उस समय सू जियाओबाई मॉन्स्टर ट्रेजर पवेलियन के कर्मचारियों को छोड़ने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही सू जियाओबाई प्रकट हुई, ड्रेक की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उन्होंने सू जियाओबाई की स्थिर और जमीनी चाल, उनकी समान सांसें और उनका पूरी तरह से संतुलित संयम देखा। हालांकि सू जियाओबाई एक सामान्य किशोर की तरह दिखती थी, लेकिन उनकी मांसपेशियां असाधारण रूप से अच्छी तरह से परिभाषित थीं। दूरी के बावजूद ड्रेक सू जियाओबाई की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सका। हालांकि उसके बारे में सब कुछ एक अर्ध योद्धा की शारीरिक प्रोफाइल में फिट बैठता है, इसमें कोई शक नहीं। ये वह है। ड्रेक लगभग तुरंत आश्वस्त हो गया। यही वह लक्ष्य था जिसकी वह तलाश कर रहा था। एक 17 वर्षीय उन्नत अर्ध योद्धा, बिल्कुल वास्तविक। बिना किसी हिचकिचाहट के ड्रेक ने अपनी कमर से एक हड्डी की बांसुरी जैसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाया। सावधानी से उसने उसमें एक जहर लेपित सुई भरी। उसकी आंखें सू जियाओबाई पर टिक गईं। अपनी आंखों के सामने इस तरह की प्रतिभा को दर्दनाक तरीके से मरते देखना कितना अद्भुत आनंद है। ड्रेक के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई जब उसने हड्डी की बांसुरी को अपने होठों पर रखा, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित हो गई। लक्ष्य में ताला लगा दिया गया था। वाह! एक तेज झटके के साथ एक लगभग अगोचर चमक हवा में फैल गई। एक पल में जहर लगी सुई पहले से ही सू जियाओबाई के करीब पहुंच रही थी, उसकी गर्दन को निशाना बना रही थी। यदि मारा गया तो जहर तेजी से सू जियाओबाई के आंतरिक अंगों में फैल जाएगा, जिससे वह गिर जाएगी, मुंह से झाग निकलेगा, हिंसक रूप से ऐंठन होगी और अंततः असहनीय दर्द से मर जाएगी। अरे नहीं! झांग हिंगडे, जो ध्यान से देख रहे थे, ने तुरंत हमले पर ध्यान दिया। एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर के रूप में झांग हिंगडे की उन्नत इंद्रियों ने उन्हें एक पल में सुई का पता लगाने की अनुमति दी। हालांकि वह सदमे में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हमला बहुत अचानक, बहुत अप्रत्याशित था। कोई चेतावनी संकेत नहीं थे। झांग हिंगडे के दिमाग में सू जियाओबाई का गंभीर भाग्य पहले से ही सामने आ रहा था, मौत। लेकिन जैसे ही सुई चुभने वाली थी, सू जियाओबाई ने अचानक अपना सिर उठाया। खतरे की सहज अनुभूति ने उन्हें डायमंड बॉडी तकनीक को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। बजना। जहर की सुई सू जियाओबाई की गर्दन पर लगी, जो अब सुनहरे रंग के साथ हल्की हल्की चमक रही थी। उनका संपूर्ण स्वरूप दृढ़ अरहत प्रतिमा के समान था। सुई घुस नहीं सकी और टकराते ही टूट गई। क्या? ड्रेक, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था और सू जियाओबाई की मृत्यु का उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, पूरी तरह से स्तब्ध था। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और वह अपनी जगह पर जम गया। जो अभी हुआ था उससे पूरी तरह से स्तब्ध था।